हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 19 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टर्म थालीनॉमिक्स? ऑप्शन ए, इट इज द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड बीइंग गिवन अंडर मिड डे मील स्कीम। सेकेंड, it is the economic cost of a plate of food in India. Third, it is a scheme to provide nutritious food to the underprivileged students. And fourth, none of the above. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, इट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक न्यूट्रिशियस फूड की प्लेट है, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो उसके इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? थालीनॉमिक्स कहते हैं, राइट। सो जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये टर्म दी थी थालीनॉमिक्स। मतलब इंडिया के अंदर जो फूड आइटम्स है उसका इन्फ्लेशन रेट कितना है और उसके हिसाब से इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया कितना निकल रहा है, तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स जो है उसके लिए उन्होंने टर्म दी थी थालीनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर न्यूज में थी। लेटेस्ट रिपोर्ट ये आया है कि 76% ऑफ रूरल इंडियंस कांट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट अकॉर्डिंग टू अ जनरल फूड पॉलिसी। अब इसके अंदर इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल के अंदर भी थालीनॉमिक्स को मेंशन किया गया है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अभी भी 76% लोगों को, मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 3/4 लोगों को न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते। Question number 2, the Bogeybill Bridge, sometimes seen in news, it is constructed across which of the following river? Option A Ganga, option B Yamuna, option C Brahmaputra, and option D Satluj. So let us see what is the correct answer. Correct answer is C Brahmaputra. Bogeybill Bridge जो है वो आसाम के अंदर बनाया गया है अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्रा, जिसकी वजह से आसाम का जो ईस्टर्न रीजन है उसको कनेक्ट कर सके। एंड इट इज द फर्स्ट रेल रोड ब्रिज ऑफ इंडिया। रेल कम रोड ब्रिज भी कहते हैं, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं उसका। तो इसकी वजह से आसाम के अंदर कैसे ईस्टर्न रीजन के लोगों को बेनिफिट मिला है, तो इसके रिगार्डिंग आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है जो दिसंबर 2018 में इनॉग्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? फेमा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट वाज इनेक्टेड इन 1999 इन कॉन्सोनेंस विद द फ्रेमवर्क ऑफ WTO। सेकंड, इट गिव्स सोल राइट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। थर्ड, it replaced foreign exchange regulation act, that is FERA, to comply with post liberalization policies। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C 1 and 3। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए फेमा एक्ट जो है वो 1999 में बनाया गया था WTO के फ्रेमवर्क को कंप्लाई करने के लिए, एंड पोस्ट 1991 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे तो उसके अंदर जो लिबरलाइजेशन है उसको भी कंप्लाई करने के लिए। ये अर्लियर जो फेरा एक्ट था उसके अंदर कुछ लूप होल्स थे जिसकी वजह से हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए उस एक्ट को रिप्लेस किया गया फेमा के साथ। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट होंगे। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं फेमा एक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। बट ओरिजिनली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो पावर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI दोनों को दिए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेन राइट जो है वो RBI का है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल इतना होगा कि उनको पता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है और उनके पास ये अधिकार है कि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स को रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम दोनों का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI दोनों का। और यहाँ पे सोल राइट लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। सो आवर आंसर इज C 1 and 3।
अभी केरला के अंदर जो ये स्मगलिंग केस बार बार न्यूज में आता है, तो स्मगलिंग केस के अंदर फेमा जो है इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द कुक स्ट्रेट इज लोकेटेड नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी मैक्सिको एंड ऑप्शन डी यूके। सो लेट अस सी करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज बी न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का मैप है। न्यूजीलैंड इज डिवाइडेड इन टू काइंड ऑफ आइलैंड्स। इसको कहते हैं नॉर्दर्न आइलैंड्स और इसे कहते हैं सदर्न आइलैंड्स। और ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट का नाम क्या है? कुक स्ट्रेट, राइट। तो ये नियरेस्ट जो है ये न्यूजीलैंड से सबसे नियरेस्ट होगा बिकॉज इट डिवाइड्स न्यूजीलैंड इनटू टू पार्ट्स। न्यूजीलैंड के अंदर अभी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हुए हैं और ये वहां के नए प्राइम मिनिस्टर है आर्डन, जिन्होंने भारी बहुमत से ये इलेक्शन जो है वो जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ओशन एसिडिफिकेशन? फर्स्ट, it is a condition of reduction in pH value and carbon dioxide in an ocean. Second, it is a process of achieving equilibrium by reaction of carbon dioxide and water. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ओशन एसिडिफिकेशन के अंदर पीएच वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है बट कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। इनफैक्ट इट इज अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी वजह से जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पीएच वैल्यू डाउन होती है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट है। इट इज अ प्रोसेस जहां से केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होती है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी इश्यू क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओशन, लेकिन उसका एमिशन इतना इंक्रीज हो गया है कि ओशनिक कैपेसिटी जो है वो अभी रिड्यूस हो गई है। मतलब ओशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। तो इस वजह से ओशन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। सो आज ये संडे का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट क्या है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, इसके बारे में कहा गया है। और इसी आर्टिकल के अंदर यहां पे ओशन एसिडिफिकेशन का क्या रोल है वो भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रीसेंट रिपोर्ट ऑफ एनके सिंह कमीशन ऑन जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस? फर्स्ट, GST compensation cess will be extended till 2022 and after that states will have to borrow from the market. Second, GST compensation cess will be extended till the states are compensated fully. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। यहां पे ये लिखा है कि एक्सटेंड करेंगे 2022 तक और यहां पे ये लिखा है कि जब तक स्टेट को कॉम्पेंसेशन नहीं मिल जाता तब तक एक्सटेंड करेंगे। सो दोनों में से कोई एक ही राइट होगा एंड द आंसर इज बी सेकेंड ओनली। बिकॉज रिसेंटली जो एनके सिंह कमीशन है इसके ऊपर बनाया गया है जीएसटी सेस के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है इट कैन नॉट इवेड फुल्ली फॉर कंपेंसेटिंग द स्टेट। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कॉम्पेंसेशन सेस जो है वो 2022 तक एक्सटेंड करेंगे, लेकिन by this time even the states cannot be fully compensated. इस पूरे compensation को compensate करने में 2025-26 तक का टाइम लग जाएगा, ऐसा कहा है एनके सिंह जो कि चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये कंपेंसेशन स्कीम जो है उसको अगर हम 25-26 तक एक्सटेंड कर सके तो भी अच्छा है बिकॉज तब तक कंपेंसेशन जो है वो पूरा हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से इस स्कीम को एक्सटेंड किया है जब तक स्टेट को पूरा कंपेंसेशन नहीं मिल जाता, विच अमाउंट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1.01 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2014-15? फर्स्ट, बेटर केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कंट्रीब्यूटेड टू लोअर मैटरनल डेथ्स। सेकेंड, married women in the covered states under this survey are increasingly using modern family planning. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है।
अब देखिए ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2014-15 ये उसका 4th राउंड है, जिसे हम कहते हैं 4th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसके अंदर जो फाइंडिंग्स मिले हैं उसमें सिर्फ 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को ही इंक्लूड किया गया है, राइट। सारे स्टेट्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। उसमें से जो फाइंडिंग्स मिले हैं तो उसमें ये देखने को मिला है कि अगर केयर फॉर वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इसको ध्यान में रखा जाए तो इसकी वजह से मैटरनल डेथ्स जो है वो काफी कम रिकॉर्ड हुई है। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट। सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज इसके अंदर एक ये भी फाइंडिंग मिली है कि जो मैरिड वुमन है तो उनके द्वारा जो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है सभी स्टेट के अंदर, वो 3 या 4 स्टेट के अंदर ही हो रहा है, जैसे हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, ये सब जगह। बाकी के स्टेट्स जो है वहां पे जो मैरिड वुमन है वो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक फाइंडिंग था और यहाँ पे ये लिखा है कि सभी स्टेट के अंदर जितने भी कवर्ड हुए हैं सभी स्टेट के अंदर वो लोग मॉडर्न फैमिली प्लानिंग को यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। सो रिसेंटली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का रिजल्ट आया है तो उसके चलते आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है जिसके अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड को भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस is not provided under integrated child development services ICDS scheme? Option A, preschool education to children. Option B, primary healthcare and nutrition to both children and mother. Option C, immunization for children. And option D, elementary education for children. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाता है। ये इस पर्टिकुलर स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे प्री स्कूल एजुकेशन है विच इज नॉन फॉर्मल इन नेचर। जो अर्लियर फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं किसी भी चाइल्ड के, तो उसके अंदर जो एजुकेशन जरूरी है प्री स्कूल लेवल का वो दिया जाता है। उसी के साथ में मदर एंड चिल्ड्रन दोनों को इसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती है और चिल्ड्रन को इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके अलॉन्ग रेफरल सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये सारी सर्विसेज है आईसीडीएस की, लेकिन डी जो है वो इसके अंदर नहीं है, आंसर होगा डी। इसी आर्टिकल के अंदर यहां पे आईसीडीएस को भी मेंशन किया गया है, तो इस वजह से ये हंगर इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है वो सभी आपको पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, Governor of a state can call for any information relating to administration of the affairs of the state. Second, the element of secularism was added in the basic structure of the constitution after it was added in the preamble of Indian Constitution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 167 में ये लिखा है कि स्टेट अफेयर्स के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स है उसके लिए गवर्नर जो है वो जब भी चाहे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो काफी अच्छा स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपको थोड़ा लॉजिक जो है वो दौड़ाना होगा। सेक्युलरिज्म टर्म जो है अब यहाँ पे लिखा है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड हुआ, तो आपको ये देखना होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कब आया। इन द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस का जजमेंट कब आया था? 1973 में। उसके अंदर ये लिखा है कि आफ्टर इट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये देखना होगा कि प्रीएम्बल में कब ऐड हुआ था, तो प्रीएम्बल में ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976 में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में इससे पहले ऐड हुआ था, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट, राइट। सो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अभी जो गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है स्पेशली इन दी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, तो उसके चलते आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? First, it is a statutory body with powers of functioning as a quasi-judicial body. Second, chairperson of NGT is appointed by Chief Justice of India.
एंड थर्ड, इट कैन एनफोर्स एनी फंडामेंटल राइट रिलेटिंग टू एनवायरमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। एनजीटी जो है वो एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर बनाया गया था, तो मतलब कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैट्यूट, और उसका काम क्वाजी जुडिशियल बॉडी का भी है, इट इज एन एडजुडिकेटरी बॉडी, तो ये भी करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एनजीटी के जो चेयरमैन है ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई जो है उनका रोल है रिकमेंडेटरी रोल, फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस वजह से सेकेंड इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने की ऑथोरिटी सिर्फ दो ही कोर्ट्स के पास है, वन इज हाई कोर्ट एंड अदर इज सुप्रीम कोर्ट। इनके अलावा कोई भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स नहीं कर सकता, तो इस वजह से यहां पे ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। एनजीटी कैन एनफोर्स लीगल राइट्स विच आर एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंट, उनको एनफोर्स कर सकता है एनजीटी, बट फंडामेंटल राइट जो है उनको एनफोर्स नहीं कर सकता। इस वजह से आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। एनजीटी को 10 इयर्स कंप्लीट हुआ है, 2010 में बनाई गई थी, तो इस पर्टिकुलर बॉडी का इंपॉर्टेंस कितना है वो इस आर्टिकल में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज में यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।